हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे क्लास 12 होम साइंस का चैप्टर नंबर 3, असमर्थ बच्चों की विशेष आवश्यकताएं। पाठ के जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्न उत्तर को हम लोग सोल्व करेंगे, यानी जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। अब क्वेश्चन 1 क्या है, सुनना थोड़ा सा। क्वेश्चन 1 आपसे कहता है, आपके विद्यालय में पढ़ने वाले अंधे बालक की मानसिक व शारीरिक आवश्यकता कौन कौन सी है। समंजन में विद्यालय इसकी किस प्रकार सहायता कर सकता है। देखिए समझिए, प्रश्न क्या कहा कि अगर आप किसी विद्यालय में पढ़ते हैं और आपके साथ में कोई एक अंधा व्यक्ति है, वो भी पढ़ रहा है, तो उसकी मानसिक और शारीरिक आवश्यकताएं क्या क्या होगी, पहले इसको बताइए। तो कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है हमारे साथ में और अंधा बच्चा है, तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। तो सबसे पहले उसको ये अपने आप में ये फील होता होगा कि हम दुनिया को नहीं देख पा रहे हैं, हमारी जो किताबें हैं ना, वो किताब हम उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये उसकी मानसिक फीलिंग होगी सबसे पहले। तो मानसिक स्थिति क्या समझे कि उस बच्चा में अपने आप में एक हीन भावना उत्पन्न होगा कि दूसरे बच्चों की तरह हम ना कुछ देख सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, ना आ सकते हैं। चलिए, दूसरी है उसकी शारीरिक स्थिति क्या होगी। तो शारीरिक स्थिति होगी कि जैसे वो बच्चा कहीं जाना चाहे तो वो स्वतंत्र रूप से नहीं जा सकता है, ना ही वह कहीं घूम सकता है, न किसी दूसरे बच्चों के साथ खेल सकता है। ये उसकी क्या है, शारीरिक। ठीक है, तो अंधे बच्चों के मानसिक और शारीरिक कमी हमने बताया आपको। प्रश्न क्या कहा आपसे कि अंधे बालक की मानसिक और शारीरिक आवश्यकता कौन कौन सी। तो मानसिक स्थिति वो क्या समझेगा अपने आप में, उसको अपने आप में लगेगा कि हम हीन हैं, हम दूसरों बालक की तरह हम संसार को नहीं देख पा सकते हैं, ना ही हम किताब पढ़ सकते हैं, स्वतः हमसे कुछ नहीं हो सकता है। ये उनमें एक भावना उत्पन्न होगी। शारीरिक स्थिति क्या, तो उसे आने जाने में कठिनाई होगी, यानी अपने घर से या छात्रावास से अपने विद्यालय कक्षा तक आने में, विद्यालय में कहीं जाने में, दूसरे बच्चों के साथ उसे खेलने में, वो क्या होगी, उसे शारीरिक कठिनाई अनुभव महसूस होगी। इतना तक कोई दिक्कत। अब आपसे क्वेश्चन फिर आगे क्या कह रहा है कि इसके समंजन में, यानी वो अंधा बच्चा अन्य छात्रों के साथ किस तरह से अपने आप को समायोजित कर पाएगा, उसमें विद्यालय या आप क्या मदद करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी बात करें कि अगर हमारे साथ उस तरह के छात्र हैं, तो हम उसे अपने साथ कहीं लाने ले जाने में उसे क्या करेंगे, मदद करेंगे। चलिए, इतना ही नहीं, जब हम लोग साथ में बैठेंगे तो सब उनके साथ में बैठेंगे ताकि उनमें ये अपने आप में हीन भावना उत्पन्न न हो, इस तरह का हम लोग ख्याल रखेंगे। चलिए, अब विद्यालय क्या मदद करेगी। तो विद्यालय या तो उसे बैसाखी दे या व्हील चेयर दे। व्हील चेयर में उसे घूमने का प्रबंध हो, यानी विद्यालय में ऐसा प्रबंध हो कि वह आसानी से यत्र तत्र जा सकता है, या पढ़ने के लिए उसे ब्रेल लिपि का उपयोग करे। ब्रेल लिपि जिसमें अंकों को छू करके मोटे मोटे अक्षर रहते हैं, जिसे वह छू करके अंकों को आसानी से पहचान सकता है कि इसमें क्या लिखा है, और फिर आगे दिन जब वह पढ़ना चाहेगा तो उसे पढ़ सकता है। या उन्हें आर्थिक सहायता के लिए मिट्टी के खिलौने बनाना, मिट्टी की मूर्तियां बनाना या संगीत गाने का उसे सिखाया जाए, ताकि वो आगे चल करके संगीत की सहायता से कुछ कमा सके। इस तरह का विद्यालय उसे प्रबंध कर सकता है। ठीक है, चलिए फिर समझते हैं। पहला तो उन्होंने कहा कि बच्चे की मानसिक स्थिति और शारीरिक। तो मानसिक में अपने आप को हीन भावना उत्पन्न होगी, और शारीरिक में क्या हमने बताया कि उसे आने जाने में कठिनाइयां होगी। हम उसकी मदद करेंगे आने जाने में, लेकिन विद्यालय क्या मदद करेगा, उसे पढ़ने में ब्रेल लिपि में, और साथ ही साथ उसे आने जाने में मदद करे। दूसरा नंबर, उसे आर्थिक यानी कुछ कमा सके, इसके लिए कुछ उसे क्रियाकलाप सिखाया जाए। तो सबसे बेहतर है कि उसे संगीत के क्षेत्र में ले जाया जाए। जैसे वह लगातार संगीत सीखना शुरू करेगा, धीरे धीरे उसमें इम्प्रूव होगी,
और जब वो संगीत गाना शुरू करेगा तो उसकी सहायता से कम उसके आर्थिक जीवन जो है वो सुदृढ़ हो जाएंगे। तो आशा है क्वेश्चन एक आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हमने इसका उत्तर यहाँ लिखा था, आप लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, बधिर बच्चों की विशेष आवश्यकताएं क्या है। अब सबसे पहले आप समझिए कि बधिर कहते किसको है। तो बधिर का मतलब होता है कि मान लीजिए आप 150 बच्चे कहीं पर अगर हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनमें से एक ऐसा बच्चा जो कान से नहीं सुनता हो, इसको बहिर कहिए, यानी शारीरिक रूप से वह बच्चा अपंग हो, तो ऐसे बच्चों को बधिर बच्चा कहा जाता है। यहां तक क्लियर हो गया कि बधिर बच्चा कौन, तो वह बच्चा जो खास करके सुनाई उसको कम देती हो। चलिए ऐसे बच्चों को कहेंगे बधिर बच्चा। अब कहता है कि बधिर बच्चे की विशेष आवश्यकताएं, तो सबसे पहले तो ये जानिए कि उसमें ये बहरापन आया कैसे, यानी शारीरिक अयोग्यता आई कैसे। तो हो सकता है कि जन्मजात भी हो सकता है कि माता के गर्भ में अगर वो पल रहा था उस समय माँ को या तो किसी तरह की चोट लग गई, या माँ को पीलिया या शीतक रोग हो गया, इससे भी उसमें रोग हो सकता है। या बाहर जब जन्म लिया है उसके फैमिली में कान बहने की समस्या है, तो हो सकता है कि उसको भी कर्ण लगातार बह रहा था, बहते बहते धीरे धीरे उसकी श्रवण शक्ति जो है ना क्या हो गई, कम हो गई। ये हो सकते हैं, यानी शारीरिक रूप से वो अपंग हो गया तो उसको कहेंगे बधिर। ठीक है। अब चलिए, अब ऐसे बच्चों में हम किस तरह की, तो सबसे देखिए उस बच्चों में सुनने की क्षमता कम हो जाए तो कोई मशीन आती है जिसका नाम है माइक्रोफोन, अगर उसके कान में शिफ्ट कर दिया जाए तो खास करके उस बच्चों में थोड़ी मोड़ी सुराई देना शुरू हो जाती है। उसे बार बार अगर प्रेरित किया जाए, एक ही चीज को सांकेतिक भाषा में बताया जाए तो भी उसमें कुछ तरह की भावना उत्पन्न हो जाती है। यानी कौन सी, सांकेतिक भाषा। याद रखेंगे बच्चा, अगर कोई बधिर बच्चा है तो उसमें शिक्षा कैसे देंगे हम लोग, सांकेतिक भाषा में देंगे तो वो कुछ पढ़ना सीख सकता है। चलिए साथ ही साथ उन बच्चों को हिदायत रखा जाता है कि मौसमी फल ना खाए, या मान लीजिए किसी यत्र तयत्र जो है ठंडे के समय में नहीं जाए, ठंडे पानी से स्नान ना करे, तालाब में स्नान ना करे। इन सब बातों का उसे विशेष ध्यान रखा जाता है। कोई दिक्कत, तो हमने बचाया बधिर, फिर उसके कारण, फिर उससे बचने के उपाय, विशेष आवश्यकता में उसकी उपाय होती है। क्लियर। तो क्या क्या उपाय करेंगे, तो पहला तो उसको सुनने की अच्छी क्षमता हो तो माइक्रोफोन लगाया जाए। मार्केट में एक छोटी सी मशीन आती है जो कान के भीतर शिफ्ट कर दी जाती है, तो ऐसे मशीन उसको लगा दिया जाए तो सुनने की क्षमता उसमें आ सकती है। नंबर एक। नंबर दूसरा है कि वो होता जिस कारण से है, तो खास करके मौसमी संबंधी समस्या होती है, तो उसके कान में पानी ना जाए, तालाब में स्नान ना करे, मौसमी फल ना खाए, ठंडे पानी से स्नान ना करे, ठंडा के समय में बाहर ना निकले। तो इन सारी बातों का उसे विशेष आवश्यकता होती है ध्यान देने की। तो ये अपंग बच्चों में इस तरह की विशेष सुविधाएं अपनानी जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आगे क्या है सुनना, कृत्रिम या लुप्त अंग वाले बच्चों की विशेष आवश्यकता। मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसका कोई एक अंग या तो गायब हो गया, या जन्म से ही नहीं है, या हुआ है तो बाद में आकर के, या तो कट गया, सूख गया, कोई बीमारी से हो गया है। अब ऐसे बच्चे को हम लोग कहते हैं कि लुप्त अंग वाले बच्चे। ठीक है। या उसमें हमने क्या किया है, कुछ कृत्रिम अंग जैसे जयपुर लैंप्स आती है, हमने उसका उपयोग उसमें कर दिया है, तो ये कहलाती है कृत्रिम अंग। कोई दिक्कत, सबसे पहले तो आप समझ गए कि कृत्रिम अंग और लुप्त अंग क्या है। कि मान लीजिए कोई बच्चा जन्म से हो या जन्म के बाद उसके अंग में किसी तरह का प्रतिबंध आ गया, समझिए उसको या तो कट गया होगा दुर्घटना में, या उसके बीमारी के कारण वो अंग सही से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे बच्चों को ना हम लोग क्या बोलेंगे, लुप्त अंग वाले। अब उस अंग की जगह पर हम एक कृत्रिम अंग बना करके, रबर का अंग, उसे पहरा देते हैं, तो उसको कहेंगे हम लोग कृत्रिम अंग। हो गया क्लियर।
अब आपसे कह रहा है कि ऐसे बच्चों की क्या विशेष आवश्यकता है। तो खास करके देखिए, अब यहाँ तो ये क्लियर नहीं किया है कि वो बच्चे पैर से अपंग हैं कि हाथ से अपंग हैं, किस चीज से अपंग है। तो ऐसी स्थिति में उसकी विशेष आवश्यकता क्या है कि दो समान बच्चे जो भी होंगे बच्चे, तो उसमें उनमें हीन भावना उत्पन्न ना हो, इस बात का सबसे पहले ख्याल रखा जाए। यानी कोई या तो सामाजिक तौर से हो या उनके जो दोस्त हैं वह उन्हें इस बात का ख्याल बार बार ना दिलावे कि आप अपंग हैं। तो उस बच्चों में अगर इस तरह की भावना आएगी तो उसमें ना प्रेरणा थोड़ी सी कम जागृत होगी। यानी जैसे मान लीजिए वो विद्यालय में पढ़ने गया है, उसको अगर ये बच्चा ये कहे कि तुम लंगड़ा हो लंगड़ा हो लंगड़ा हो, तो उस बच्चों में ना एक हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। तो हमेशा ये ध्यान रखा जाए, छात्र जो भी उनके साथी में है वो इस तरह की भावना उसे ना बतावे, या समाज के लोग उनके साथ इस तरह का कोई भेदभाव ना करे, तो उसमें एक प्रेरणा जागृत हो सकती है। सबसे पहली मेन क्या है, उसमें हीन भावना जागे ही ना, इस बात का ख्याल रखा जाए। चलिए दूसरा है, जब भी प्रतियोगिता हो, कोई भी प्रतियोगिता हो, तो ऐसे समय में ना उन बच्चों में प्रेरणा देनी चाहिए ताकि वो भी शामिल हो। अरे जीतना हारना अलग सी बातें हैं, लेकिन वो शामिल होगा तो उसमें एक अपने आप में ना मनोबल बढ़ेगा। तो खास करके ऐसे बच्चों में मनोबल की आवश्यकता बढ़ाना है, ठीक है। इसके अलावे अगर पाँव से अगर अपंग है तो उसे आने जाने में मदद करेंगे हम लोग, थैला उठाने में, सीढ़ी पर चढ़ने में, है ना। अगर हाथ से अपंग है तो उसे अपने कपड़े पहनने में हम मदद कर सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को अगर हाथ कट गया हो सपोज दैट, तो उसका लुप्त अंग है, अब वो कैसे कपड़ा पहनेगा अपना भाई, कैसे वो बटन लगाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम उसकी मदद करेंगे, या उनके माता पिता जो भी होंगे वो उनकी क्या करेंगे, मदद करेंगे, ताकि उन्हें लुप्त अंग होने के बाद भी इस तरह की कमी महसूस नहीं हो। ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन 4 क्या है सुनते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता सुनना, शारीरिक रूप से अपंग बच्चों के समक्ष आने वाले कुछ समस्या का ब्यौरा दीजिए, स्कूल उसे किस प्रकार मदद दे सकते हैं। देखिए, शारीरिक रूप से की अगर बात कहा है तो शारीरिक रूप में से तो अनेक से बात हो सकते हैं शारीरिक में। अब गौर करना, शारीरिक में तो पाँव से भी अपंग हो सकता है, हाथ से भी आंख के अंधेपन, बोली, कान से बहरा, ये सब शारीरिक अपंगता ही है, असमर्थता ही है। अब इनके सामने कौन कौन सी समस्या आएगी। अगर कोई शारीरिक रूप से अगर मान लीजिए बच्चे अपंग हैं तो उसे चलने फिरने में कठिनाई होगी, स्नान करने में कठिनाइयां होगी, कपड़ा पहनने में, कपड़ा धोने में कठिनाइयां होगी, इस तरह से। या विद्यालय माने अपने छात्रावास से या अपने घर से विद्यालय जाने में कठिनाइयां होगी, विद्यालय में कक्षा में बैठने में कठिनाइयां होगी। इस तरह से कई तरह की कठिनाइयां उसे हो सकती है। अगर मान लीजिए वो अंधा है तो कैसे जा सकता है, अगर बहरा है तो शिक्षक की बात को कैसे सुनेगा, गूंगा है तो कैसे शिक्षक की बातों को जवाब देगा, है ना। तो इस तरह से कुछ उसे शारीरिक अगर अपंगता है तो ये सब कठिनाइयां उसमें देखने को मिल सकती है। क्या क्या, तो आने जाने में कठिनाइयां, स्नान करने में, बैठने में, बोलने में, सुनने में, ये सब उसे कठिनाइयां हो सकती है। क्लियर। अब आपसे कह रहा है कि अगर बच्चे अपंग हैं तो विद्यालय उसे किस तरह का मदद कर सकता है। देखो, तो सबसे बड़ी बात क्या होता है ना कि बच्चे किस तरह का अपंगता है तो उसमें विद्यालय उसकी मदद करेगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, आपकी दिया हुआ है इसीलिए। तो जो बच्चे मान लीजिए शारीरिक रूप से अपंग है, मान लीजिए उनका पैर नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए विद्यालय या तो बैसाखी का या व्हील चेयर का प्रबंध करेगा, यानी पहिया वाली कुर्सी जिसमें बच्चे बैठ करके और विद्यालय के कक्षा में जा सकते हैं, फिर बाहर आ सकते हैं। चलिए, एक प्रबंध। अगर मान लीजिए अगर वो बच्चा बहिरा है तो उसे सुनने के लिए माइक्रोफोन का प्रबंध करेगा। अगर वो बच्चा अंधा है तो पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि, संगीत की व्यवस्था, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई शारीरिक रूप से बिल्कुल हाथ से अपंग है तो उसे थैला उठाने में मदद कर सकता है ना। तो इस तरह से विद्यालय उसे कुछ मदद कर सकता है। बच्चे किस तरह के अपंग है
उसको देखना होता है। सबसे पहले बच्चे किस तरह के अपंग हैं और उस हिसाब से विद्यालय उसकी मदद कर सकता है। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम लोग 4। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सुनना थोड़ा सा। क्वेश्चन है, पोलियो के 3 विशिष्ट लक्षण का वर्णन कीजिए। ऐसे रोगियों की देखभाल करते समय ली जाने वाली 3 सावधानियां क्या है? सबसे पहले समझना पोलियो रोग के 3 लक्षण क्या है। अब कैसे जानेंगे कि मुझे पोलियो हो गया है? देखिए, खास करके अब अपने भारत में पोलियो रोग नहीं के बराबर होती है। आज से 25 से 30 वर्ष पहले भारत में पोलियो वायरस जो था उसका सबसे ज्यादा संक्रमण था, और वैसे समय में खास करके जो 5 साल से नीचे के बच्चे होते थे उनमें पोलियो रोग हो जाया करती थी। ठीक है, ऐसे हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूनिसेफ कहते हैं हम लोग, तो यूनिसेफ द्वारा पोलियो के रोग का टीका हमारे देश में चलाया गया। हम लोग लगातार टीका का उपयोग किए हैं तो सुधार हुआ है। लेकिन फिर भी हमें रोग है तो रोग के बारे में जानना जरूरी है कि कैसे मुझे पता चले कि रोग है। तो पोलियो रोग का सबसे मेन लक्षण है, याद रखना, उसकी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। यानी किसी अंग में जोड़ों की अकड़न का दर्द हो, दर्द और साथ साथ अकड़न हो, तो समझिएगा कि पोलियो का प्रभाव हो रहा है। ठीक है, किसी अंग में जोरों के दर्द के साथ क्या होगा? अकड़न होगा। चलिए, 1 नंबर। दूसरा, उस रोगी में तेज बुखार आएगी, 2 लक्षण। और जिस अंग में अकड़न हो रही है ना, वो सामान्य से पतला होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे वो अंग छोटा होने लगेगा, तो समझिएगा कि पोलियो रोग से ग्रसित है। पहला लक्षण हमने क्या बताया कि जिस अंग में वो प्रभावित होगी उस अंग में जोरों के दर्द और अकड़न होगी। कोई दिक्कत? दूसरा है कि उसके साथ साथ रोगी को तेज बुखार आएगी। तीसरा है वो अंग सामान्य अंगों से पतला होने लगेगा। जैसे मान लीजिए हमारी 2 हाथें हैं, तो एक हाथ में अगर प्रभाव पड़ेगा तो दूसरे हाथ की अपेक्षा ये हाथें पतला होना शुरू हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमें पोलियो रोग का प्रभाव हो रहा है। क्लियर? अब इससे बचने का उपाय पूछा जा रहा है कि अगर ऐसे हो तो हम क्या करें। तो सबसे पहली बात कि रोग आए ही ना, इसलिए टीकाकरण जो सुविधाएं हैं, पल्स पोलियो की जो दवा दी जाती है, उसका उपयोग नियमित रूप से करना चाहिए, अपने बच्चों को कराना चाहिए, तो इस रोग से हम लोग बच सकते हैं। कोई दिक्कत? तो टीकाकरण द्वारा इस रोग से बचा जा सकता है। अब दूसरा क्या है, सुनना थोड़ा सा। और दूसरा है कि अगर मान लीजिए इससे भी प्रभावित ना हो और दर्द अकड़न ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में एक चिकित्सा विधि है जिसका नाम है फिजियोथेरापी। अगर उसका उपयोग करेंगे तो शायद हो सकता है कि उस रोग से बचाव, देखिए बचाव तो नहीं होगा लेकिन कुछ हद तक राहत मिल सकती है। ठीक है, तो ये हमारे उस समय के कुछ सावधानियां हैं। क्या क्या? तो टीकाकरण और फिजियोथेरापी विधि। तो आशा है आपको पोलियो रोग के बारे में अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सुनना। क्वेश्चन 6 कहता है, आंशिक रूप से अंधे एक बालक की कुछ विशेष आवश्यकताएं लिखिए और उनके ये आवश्यकताएं एक बिल्कुल अंधे बालक से किस प्रकार भिन्न है। आप और विद्यालय उसके अध्ययन में किस प्रकार। यानी कहने का मतलब है कि एक बच्चा ऐसा आपके विद्यालय में है जो आंशिक रूप से अंधा है। आंशिक का मतलब है कि उसे हल्की हल्की दिखाई पड़ रही है, पूर्णतः साफ साफ नहीं दिखाई देती है लेकिन उसे दिखाई देती है। हो सकता है कि वो पीछे के बेंच में है तो उसे बोर्ड की चीजें दिखाई नहीं पड़ रही होगी, तो ऐसे बच्चों को हम लोग आंशिक अंधापन कहेंगे। लेकिन जो बच्चा चाहे वो पीछे हो या आगे हो और उसे बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ रहा है तो उसको कहेंगे पूर्ण अंधा। तो समझ गए कि आंशिक अंधा कौन हुआ, आप पूर्ण अंधा। आंशिक का मतलब हुआ हल्का हल्का अंधापन, आप पूर्ण अंधा का मतलब जिसको बिल्कुल ही दिखाई न देता हो। चलिए, इतनी बात समझ गए। अब दोनों की क्या आवश्यकता है। सबसे पहले देखिए, जो आंशिक अंधापन होगा
तो उसे, इसका मतलब है उसे दिखाई पड़ती है। इसके क्या वजह हो सकते हैं? तो इसका मेन वजह हो सकता है उसमें विटामिन की कमी। कभी देखिएगा गांव देहातों में ऐसा होता है कि कोई बच्चा आंशिक रूप से उसे दिखाई नहीं पड़ती है। रात के समय उसकी मम्मी कहेगी कि तनिक एक गिलास ले आओ, तो वह जाएगा और घर के जो दीवार होते हैं ना उसी में टुकरा जाएगा। पूछा जाएगा क्या हुआ, तब हमको तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। इसका मतलब है उसमें विटामिन ए की कमी हो गई है। तो ऐसे बच्चों में ना खास करके अगर पोषकता पर ध्यान दिया जाए तो उसकी ये बीमारी कुछ हद तक दूर हो जाएगी। ठीक है, यानी उसके बच्चों में खास करके विटामिन ए युक्त अगर भोजन दिया जाए या पोषक तत्व अगर पर्याप्त रूप से मिलेंगे उसके भोजन में, तो उसके आंशिक अंधापन जो है ना वो खत्म हो जाएगा। चलिए, एक विद्यालय में मदद क्या करेगा, तो वो बच्चे को ना आगे बिठावे, भले उसके अंतिम पंक्ति में रहने पर उसे दिखाई ना पड़ रही हो तो आगे बिठावे। या मान लीजिए उसे छोटे अक्षर को पढ़ने में कठिनाइयां हो रही हो, कोई बात नहीं, तो उससे बड़े बड़े चित्र वाले बड़े बड़े अक्षर वाले किताब उपलब्ध कराई जाए, तो उसे देखने में सुविधा होगी। छोटे अक्षर देखने में दिक्कत हो रही है ना, तो उसके बड़े अक्षर वाली किताब अगर उसको देंगे तो उससे क्या होगी, उसको दिखाई पड़ेगी। तो ये आंशिक वाले के लिए हो गया। तो कोई दिक्कत, तो हम लोग पढ़ रहे थे पहला आंशिक, जिसमें हल्का हल्का दिखाई पड़े, तो ऐसी स्थिति में उसको पोषक तत्व दीजिए तो वो दूर हो जाएगा। और उसकी सहायता क्या करेंगे, तो हम आगे बिठा देंगे, उसे बड़े अक्षर वाली देंगे। अब आगे चलिए। अब दूसरा है जो पूर्ण रूप से अंधा हो, बिल्कुल उसको दिखाई देता ही ना हो, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या भाई? देखिए, तो ऐसे बच्चों के लिए तो कोई सुविधा है नहीं, कोई चिकित्सा पद्धति है नहीं कि उसके आंख में 2 बूंद ड्रॉप डाल दीजिए, उसको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब उन्हें विशेष आवश्यकताएं की जरूरत ही है, तब वह देख पाएगा। यानी देख क्या पा, मतलब कुछ सीख पाएगा। जैसे हमने बताया, अगर कोई अंधा व्यक्ति है, बच्चा है जो विद्यालय में है, तो उसके आने जाने में विद्यालय मदद करे। यानी विद्यालय का कोई विद्यार्थी हो या कोई चपरासी हो या शिक्षक खुद हो, वो खुद बच्चे को जो है ना अपने छात्रावास से कहाँ ले जाए उन्हें, ठीक है ना, उसे स्नान करने में, कपड़ा धोने में, कपड़ा पहनने में, इसमें मदद करें। पढ़ने के लिए उन्हें ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाए, माने अंक जिसको छू करके वह पहचान सके, ऐसे लिपि का प्रबंध किया जाए। और साथ ही साथ उस बच्चों में ना जो हाथ की कला हो या सुनने की क्षमता हो, ऐसा उसे समझाया जाए कि ध्वनि किधर से आ रही है, उसकी ओर उसे आकर्षित किया जाए। ध्वनि पहचानने की उसे मतलब प्रेरणा देनी चाहिए, साथ ही संगीत सिखाना चाहिए। तो कुछ हद तक उस बच्चों में ना सुधार हो सकता है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ जैसे वह गाड़ी सड़क पर चल रहा है और उसे इस तरह का प्रेरणा दिया जाए कि किधर से ध्वनि आ रही है वो पहचान सकता है, तो गाड़ी से वो बच सकता है ध्वनि की आवाज से। अब ऐसा नहीं कि गाड़ी आ रही है सीटी मारा तो उधर की ओर चल जाए, तो दिक्कत होगी ना। तो उसको इस तरह से पहले बचपन से उसको सिखाया जाता है कि ध्वनि किधर से आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हम लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 6, आंशिक और पूर्ण अंधापन छात्रों में विशेष आवश्यकताएं और विद्यालय की तरफ से सहायता। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सुना? क्वेश्चन 7 कहता है आपसे, एक सामान्य विद्यालय में एक विशेष सुविधा होनी चाहिए जिससे अपंग बच्चों की शिक्षा प्राप्त कर सके, ऐसा करने में क्या लाभ होगा? देखिए क्वेश्चन क्या कहा कि एक सामान्य बच्चा है, सॉरी एक सामान्य विद्यालय है, उनमें विशेष सुविधा क्या होनी चाहिए? तो देखिए कोई भी अगर सामान्य विद्यालय हो तो उस विद्यालय में कोई अपंग बच्चा हो, शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, नहीं, तो ऐसी बच्चों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। तो उपलब्ध क्या? तो जैसे उस विद्यालय में बैसाखी का प्रबंध, व्हील चेयर का प्रबंध, विद्यालय की फर्श ना एक रंग का होना चाहिए, चाहे जितनी कक्षाएं हैं सबकी फर्श क्या होना चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। साथ ही साथ विद्यालय में ब्रेल लिपि का हो या बड़े अक्षरों वाली अंक वाली पुस्तकें उपलब्ध हो, या ध्वनि को समझने पहचानने के लिए जो ध्वनि संकेतिक भाषा है उसका उपयोग व्यवस्था होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो अपंग बच्चे हैं वो उसका लाभ ले सकते हैं। उस विद्यालय में अगर कोई भी अपंग बच्चा आता है तो उसकी सहायता से वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। जैसे अभी हमने पीछे हम लोग यही बात पढ़ रहे थे कि मान लीजिए हमारे विद्यालय है और हमारे विद्यालय में ब्रेल लिपि का प्रबंध नहीं है, तो अंधे बच्चे कैसे पढ़ेंगे?
तो उसके लिए ब्रेल लिपि का प्रबंध होना चाहिए। अगर कोई बच्चा कान से अगर नहीं सुन पाता है तो उसे सांकेतिक भाषा में पढ़ाने का क्या होना चाहिए, प्रबंध होनी चाहिए विद्यालय में। तो इस तरह के विद्यालय में अगर कोई प्रबंध है तो उससे लाभ क्या मिलेगा, तो जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं वो उससे कुछ सीख सकता। कोई दिक्कत? तो ये थे हमारे छोटे छोटे 7 क्वेश्चन जो अध्याय 3 असमर्थ बच्चों की विशेष आवश्यकताएं, इस पाठ को हमने अच्छी तरह से समझाने और सारे क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया है। अगर आप वीडियो देखे हैं तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करिए। विशेष हमें विदा दीजिए, कल मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।